राम राम दोस्तों, और आज एक और वीडियो के साथ वापस आ चुका हूं। होम लोन एक ट्रैप है। जी हाँ, एक ट्रैप है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है एंड दे एंड अप बीइंग इन दिस ट्रैप फॉर ओवर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। ठीक है, अब ये कैसे ट्रैप है मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको और उसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक इंसान के लिए होम लोन एक ट्रैप बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए 50 लाख का लोन किसी को मिला है 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, बहुत साधारण सा, ये तो बहुत हो जाता है, सबके आसपास ही होगा। अगर आपने भी कोई होम लोन लिया होगा तो ऐसे ही कुछ होम लोन का नंबर्स होंगे। ठीक है, अब अगर आप इस इमेज पे ध्यान दोगे ना तो आप देख सकते हो कि इंसान पहले के कुछ साल में ना सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही भरता जा रहा है। तो बैंक ने ऐसा डिजाइन किया है इस ट्रैप को कि आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही भरते रहोगे पहले के कुछ सालों में, जब आपको लग रहा होगा कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को हिला रहे हो, बट नहीं, आपको तो पता ही नहीं होगा। और आप अगर थोड़े से जागरूक होगे तो आप रिपोर्ट्स वगैरह मांग लोगे, आपको पता होगा, ये सब चीज़ें तो मिल ही जाती है ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन भी कुछ नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। आप इंटरेस्ट कंपोनेंट ही दे रहे हो पहले के कुछ सालों में, और प्रिंसिपल अमाउंट हिल तक नहीं रहा है। पहले 6 साल अगर आप नज़र डालोगे ना तो आपने 10% तक का भी अपना होम लोन नहीं चुकाया है, राइट। और आपने अभी तक बहुत पैसे दे दिए हैं, बट इन 6 सालों में आपने प्रिंसिपल अमाउंट को 10% भी नहीं हिलाया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि कोई अगर इंसान को ऐसा लगता है कि चलो जो EMI बन के आ रहा है वो 38,000 के आसपास कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, अब किसी को भी लगेगा कि अगर मैं 80,000 रुपीज़ भी कमा रहा हूँ या 75 भी कमा रहा हूँ, 75,000 एंड अबव कमा रहा हूँ, 1 लाख के अंदर अंदर 75 के ऊपर। ठीक है, अब उसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी तो इनकम अच्छी है, मुझे बस अपना 50% ऑफ जो मंथली इनकम है वो EMI की तरफ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। बट रिमेंबर दैट अगर फ्लोटिंग में है ये होम लोन, तो ये होम लोन तो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट भी बढ़ता रहेगा उस हिसाब से, एंड आप और लोन देते रहोगे। अब मैं ट्रैप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ 9 to 5 जॉब के, बट अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि असली रिस्क लेना मतलब ये होता है जब आप अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ते हो, आप कुछ अलग करते हो, हटके करते हो, दैट्स व्हेन यू मेक मनी। ठीक है, 9 to 5 जॉब में बहुत कम लोग हैं जो बहुत पैसा बना रहे हैं, वो एकदम ही हाई पोजीशन पे चले जाते हैं, दे मेक एन इन्वेस्टमेंट एंड फिर दे मेक मनी, राइट। रेयर है ये। ठीक है, ये बहुत कम होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पैसे बना सकें। हाँ, होता है कि ज़रूरी पड़ जाए अगर जॉब लेना, तो हाँ ठीक है, हम अपनी फैमिली को संभालने के लिए जॉब लेते हैं क्योंकि एक सिक्योरिटी है, वो पैसा आ रहा है हर महीने, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इंसान उससे निकलना चाहता है, उस मैट्रिक्स से निकलना चाहता है। अगर निकलना है तो क्या करना है, आपको अपने जो लोन्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो रखने। आप अपनी फैमिली को तो वो लोन नहीं देने वाले, डेट नहीं देने वाले, मगर अगर आप होम लोन के चक्कर में फंस गए तो बैंक का ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके चक्कर में अगर आप फंस गए ना तो फंस ही गए। चलो कार लोन की बात कर ले, वो 3 साल या 5 साल होता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, वो पे करने के बाद क्या रिलीफ फील होता है, राइट। बट होम लोन 25 साल 30 साल वाला होता है। ऐसे केस में एक इंसान फंस के रह जाता है, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं होता, अनलेस वो अपनी नई सोर्स ऑफ रेवेन्यू ना खोज ले या उसकी इनकम बहुत तेज़ी से एक्सपांड होकर ग्रो करे। ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, इसीलिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इस होम लोन में प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले के साल में जो आप 4,63,000 दे रहे हो, आप सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट ही पे कर रहे हो। उस 4,63,000 का इंटरेस्ट कंपोनेंट आप दे रहे हो 3,97,000। ठीक है, मतलब सिर्फ आपने लोन अमाउंट का 65,455 दिया है। फिर जैसे जैसे आप देखते जाओगे इस नंबर्स जैसे बढ़ रहे हैं, मतलब ईयर्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप देखोगे कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो घटता जा रहा है। मतलब 25वें साल में सिर्फ आप 19,000 का इंटरेस्ट कंपोनेंट दे रहे हो, और सबसे बड़ा अमाउंट तब प्रिंसिपल अमाउंट को दे रहे हो 4,43,000। ठीक है, मतलब आपके 4,63,000 का 4,43,000 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का पे करने में जा रहा है। आप ये समझ रहे हो, यहाँ पे है आपके साथ बैंक खेल रहा है। बैंक बेसिकली स्टार्टिंग में ही आपसे इतना इंटरेस्ट कंपोनेंट ले लेता है, इतना इंटरेस्ट कंपोनेंट ले लेता है कि आप मूव ही नहीं कर पाते, आप अपना बैंक लोन भरते ही चले जाओगे, भरते ही चले जाओगे। सो ये ट्रिक होता है।
जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। तो अब मैं आपको एक हैक बताने वाला हूं, आपको 2 तरीके बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आप, पहला जो तरीका है उससे आपको पता चलेगा कि आपको लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फोमो में आके मत लीजिए प्लीज। आपके घर वाले अगर आपको बोल रहे हैं कि यार एक घर ले लो, तुम्हारी 75,000 मंथली आप कमा रहे हो, 80,000 कमा रहे हो, एक लोन ले लो, ठीक है, होम लोन ले लो, 30-35 का आ जाएगा आपको, उस पर टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा। ऑल ऑफ दोस्त आपको रोजी पिक्चर पेंट करेंगे और बोलेंगे कि होम लोन ले लो, ठीक है। बट क्या आप उस होम लोन के लिए तैयार हो? वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 3-20-30-40 रूल। अब ये 3-20-30-40 रूल क्या है मैं समझाता हूँ आपको। तो 3 जो है उसमें से वो है कि वैल्यू ऑफ द हाउस शुड नॉट बी मोर देन 3 टाइम्स योर एनुअल अर्निंग्स। इसका मतलब अगर मैं साल का 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो वो घर 30 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो 30 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। नाउ दैट्स इज समथिंग जहां पे लोग फंस के रह जाते हैं, यहीं पे लोग नहीं समझ पाते हो, ठीक है। दे ऑलवेज गो फॉर अ हाउस जो बहुत ही ज्यादा महंगा है, उनके 3 टाइम्स के एनुअल इनकम से तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। 20 क्या बोलता है? होम लोन टेन्योर शुड बी लेस देन 20 ईयर्स, ठीक है। कई लोग 25-30 ईयर्स का लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है जितने साल बढ़ जाएंगे उतना कम ईएमआई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उतना ही इंटरेस्ट कंपोनेंट भी बढ़ जाता है और उतना ही आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 30 क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल द ईएमआईज दैट यू हैव पेड इज 30% ऑफ योर मंथली इनकम। अब यहां पे भी लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मेरे 75,000 मुझे पर मंथ मिल रहा है, मैं एक लोन उठा लेता हूँ 40,000 की, ठीक है, मैं घर चला लूंगा, यहाँ पे इतने में चला लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेक श्योर करना है कि वो 30% है। एक सिंपल सा रूल कर सकते हो, 1/3 ऑफ योर इनकम, जो भी मंथली इनकम है वो ईएमआई उससे कम होना चाहिए। अगर उससे कम नहीं है then you should drop the idea of having a loan, ठीक है। और वो 40, लास्ट का 40 क्या है? 40% of your total property cost is the amount of down payment you should do while buying a property. Yes, 40% of the total property cost। इसका मतलब अगर वो 100, मतलब 1 करोड़ का घर है, मान लीजिए 1 करोड़, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं ले रहा हूं, तो 40% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको डाउन पेमेंट करना है, मतलब 40 लाख आपको डाउन पेमेंट करना है। अगर आप उस डाउन पेमेंट कर नहीं पा रहे हो, आप उसके कैपेबल नहीं हो, तो फिर शायद आपको घर नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, ये रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, मगर ये रूल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये रूल्स ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे इन गेटिंग अवे फ्रॉम द रैट रेस। जी हाँ, ये थोड़े स्ट्रिक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मगर यही लोग गलती कर देते हैं, कई बार लोन ले लेते हैं एंड फिर फंस जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत जगह पढ़ा है मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। एंड मिड लाइफ क्राइसिस इसलिए भी होता है क्योंकि आप स्टक हो जाते हो एक ही जॉब में और आप मूव नहीं कर सकते। अगर आप स्विच भी करोगे तो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलता। कई बार कंपनी आपकी फ़ायदा भी उठाती है, आपके बॉस को भी पता है आप लोन ले रहे हो, आपका एक होम लोन चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वो भी आपका फ़ायदा उठाता है। ये दुनिया ऐसी ही है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट कि ये रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप खुश रहोगे। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इन रूल्स को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुंबई में भी प्रॉपर्टी के प्राइस इतने ज़्यादा है कि थोड़े बहुत रूल्स इधर उधर हो जाएंगे, बट मेक श्योर अगर 3-20-30-40 रूल आप फॉलो कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे। ये मेरा सजेशन है आपको, रेस्ट इज़ अप टू यू। एंड द सेकेंड जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कोशिश करिए, ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा EMIs पे करना शुरू कर दो, ठीक है। EMIs इन द सेंस कि आप कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 EMIs दे रहा हूँ हर साल, वो तो फिक्स है, वो तो देने ही है मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस साल 13 EMI दूँ। इसका मतलब एक EMI का पैसा थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँ। ऐसा अगर मैं करता रहूँगा ना, ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी टेन्योर कम हो जाएगा। 25 साल का टेन्योर 15 साल पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है, ये नंबर्स भी बहुत स्ट्रैगरिंग है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप अपनी EMI को, अगर आप 1 से बढ़ाते हो हर साल, अगर आप 1 EMI या 2 EMI ज़्यादा दे सकते हो तो दैट वुड बी ग्रेट। कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसे होते हैं मगर हम फिर भी नहीं देते, तो उस केस में आप करो, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप अपने बैंक के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे एक और EMI देना है, मुझे एक और बार पेमेंट करना है, और इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका टेन्योर कम होता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपने EMI को कम करने का, बिकॉज जितना ज़्यादा साल होगा ना उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। और आज शायद कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है आपको, कल वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है।
चलिए तीसरा तरीका बताता हूँ, और ये तरीका मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा हैक है जो सबको ही करना चाहिए, विच इज़ इन्वेस्टिंग इन ए म्यूचुअल फंड। अब अगर आप 10 ईयर ले रहे हो तो आप समझ लो कि आपका लोन अमाउंट 15 साल तो जाएगा, 25 साल का भी अगर आपने EMI ज़्यादा भरा तो भी 15 साल जाएगा। तो आप एक म्यूचुअल फंड कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दो। कोशिश करो कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आपका जो भी है सेव होके आप यहाँ पे चले जाए, और ये करके आप म्यूचुअल फंड को ग्रो करते रहो। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न्स देता रहेगा, एंड एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका म्यूचुअल फंड के पैसों से आप अपनी EMIs को भी भर सकते हो और साथ ही साथ चुका भी सकते हो। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक होम लोन लिया है तो आपको हर तरफ से सोचना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट 5 साल में मैं कहाँ हूँगा, मेरा अमाउंट ऑफ इनकम कितना बढ़ने वाला है, मुझे प्रॉबेबली अगर ज़रूरत पड़े तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या होने वाला है। अगर आपकी वाइफ काम कर रही है तो आपको उसको भी एडिशनल ध्यान में रखना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप दोनों को मिलके, अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने होम लोन लिया है तो अगर उसने शादी करने से पहले लिया है तो वो होम लोन उसके साथ ही रहेगा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसे हैक्स ट्रिक्स सोचने पड़ते हैं इंसान को टू गेट अवे फ्रॉम दिस ट्रैप। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। हाँ, कई लोग मुझे कमेंट्स में गाली भी देने वाले हैं बिकॉज रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है, बट जो है वो है, बिकॉज वंस दे गेट इन टू द होम लोन वो फिर वो बता भी नहीं पाते लोगों को कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ एंड ऑल दैट। बट या यू शुड ऑलवेज बी स्मार्ट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स, स्मार्ट अबाउट द लोन्स दैट यू आर टेकिंग। अगर आप स्मार्टली बिहेव करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप फिर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। तो दैट्स इट। कमेंट में बताइए मैं और किस टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाऊं, किस लोन के बारे में बात करूं। जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच।